हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि पिछले क्लासों में देखा गया है। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन, प्रवर्तन के नियम, उसके बाद गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार, कुछ घटक भी लिखवाए गए हैं जैसे ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इस प्रकार से भी। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके आगे हम आज की क्लास में देखेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना चिन्ह परिपाटी के हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी चिन्ह के बारे में ही नहीं पता कि क्या ऋणात्मक और कौन होगा धनात्मक, तो कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए उसके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। आइए सिंपल वे में जानते हैं कि क्या है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कोई बड़ा चीज नहीं है, बस केवल चिन्हों को समझना है कि कहाँ से ऋणात्मक और कहाँ से धनात्मक। चिन्ह कितने हैं? दो ही, एक माइनस और एक प्लस। चलिए तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि आप लोग चतुर्थांश के बारे में सुने हैं, बस केवल ध्यान देना कि अब यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस। हमें पता है कि इधर का जितना भी हो वो पॉजिटिव, इधर का जितना हो वो होता है नेगेटिव, और ऊपर में जो हो वो होता है पॉजिटिव, और जो नीचे में रहता है वो होता है नेगेटिव। बस यही चीज है चिन्ह परिपाटी, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा है, माइनर। आइए देखते हैं कि हमारे दर्पण में क्या है चिन्ह परिपाटी। ये हमारा एक दर्पण हो गया, हमने ऊपर से क्लिक कर लिया। बताइए ये कौन सा दर्पण है? तो ये बाहर की ओर बैठा है। तो सरकारी कर्मचारी हमेशा याद रखिएगा कि ज्यादा लोगों को बाहर बैठा देता है, मतलब कि 4 अक्षर वाला। ज्यादा अक्षर कम अक्षर क्या है? उत्तल और अवतल में ज्यादा अक्षर कौन है? तो 4। ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ये हमारा चलिए ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। इसको हम नोट कर लेते हैं, ये हमारा ध्रुव है, यहाँ पर हमारा फोकस और यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र। अब हमने बताया कि उधर जो जाता है वो पॉजिटिव, तो जैसे ही ये जाएगा तो ये होगा हमारा क्या? पॉजिटिव। अब एक बात को ध्यान रखना कि किरण की दिशा, यानी कि किरण की दिशा में अगर हमें कोई दूरी ज्ञात हो तभी हम उसको पॉजिटिव कहेंगे, और किरण की दिशा इधर से हो तो हम उसको पॉजिटिव, या इधर से हो तो उधर पॉजिटिव। यानी कि जिधर किरण की दिशाएं हैं उस दिशा में अगर दूरी को माप रहे हैं तो पॉजिटिव कहेंगे, और उसके जस्ट विपरीत जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी विपरीत है ना, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव। तब इसमें एक सीमा रेखा है यहाँ पर मूल बिंदु का शून्य का, लेकिन इसमें कोई सीमा रेखा आपको नहीं है, बस दिशा देखना है। इसमें तो सीमा है ना, इधर पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, लेकिन इसमें यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें देखना है कि अगर किरण की दिशा में कोई दूरी दिखा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव कहेंगे। अगर उस किरण की विपरीत दिशा में दिखाने लगे, क्या दिखाने लगे? विपरीत दिशा में, तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव। अगर किरण की दिशा में हो तो पॉजिटिव, और उसके विपरीत दिशा में जाने लगे तो नेगेटिव। अब जैसे ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव, इसके लिए भी सीमा रेखा है बीच में, तो उसके लिए भी हमारा यहाँ मुख्य अक्ष सीमा रेखा का काम करता है। इसके ऊपर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव और नीचे जाएगा तो नेगेटिव। ऊपर गया तो मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई ऊंचाई माप रहे हैं आप, अब ऊपर क्या होगा? ऊंचाई होगा ना। तो ऊंचाई अगर माप रहे हैं, वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, किसी व्यक्ति का भी, तो पॉजिटिव, और इस मुख्य अक्ष के नीचे माप रहे हैं तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव। और याद रखिएगा कि किरण की दिशा में कोई भी दूरी पॉजिटिव, और उस किरण की दिशा के विपरीत दिशा में जब आएंगे तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव। अब आइए, अब चाहे तो आप यहाँ लिख दिया गया है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण में सभी दूरियों को उसके ध्रुव से ही मापते हैं, और कहीं से भी मापेंगे तो हम उसके ध्रुव से ही लेके मापते हैं। अपना कोई भी अगर पैमाना देगा तो ये ध्रुव से ही देगा। चलिए अगला पॉइंट है हमारा आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, जबकि उसकी आपतित किरण क्या जो आ रही है तो धनात्मक, जबकि उसकी विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। यानी कि जो हमारा आपतित किरण है, किरण जो आ रही है उसकी दिशा में धनात्मक जा रही है, तो उसके विपरीत दिशा में जा रही है तो ऋणात्मक। अगला पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर मापा गया ऊंचाई धनात्मक, जैसे यहाँ पर बताएं। उसके बाद नीचे की ओर मापा गया ऊंचाई ऋणात्मक लिया जाता है। अब चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये केवल एक समझाने के लिए था, आप इसे नोट नहीं भी कर सकते हैं। बाकी ये इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी में और क्या क्या फॉर्मूलाएं बनते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले जानते हैं संबंध। एक पिछले क्लासों में हमने बताया कि फोकस दूरी और गोलीय दर्पण की वक्रता जो त्रिज्या है उसके बीच गहरा संबंध है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा
फोकस दूरी में संबंध क्या है, आइए देखते हैं। तो F बराबर R/2, यही हमारा क्या है उसका संबंध, यानी कि फोकस जो है, फोकस जो दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी है। फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी है। आधी कहने का मतलब अगर हम कहें तो बीचों बीच है। जैसे समझे यहाँ पर कि ये हमारा एक दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष, तो यहाँ ये ध्रुव और ये हमारा वक्रता केंद्र देते हैं, वक्रता केंद्र। और हमें पता है कि केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी ही क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्यों, क्योंकि किसी गोलीय यानी कि जो कांच का खोखले गोला होता है उसकी त्रिज्या को ही गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यही तो होता है हमारा, केंद्र से लेके यहाँ तक होता है, यही ना दर्पण है। तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी हमारा क्या है, ये वक्रता त्रिज्या। तो इसके बीच में तो हम देते हैं फोकस। अब कैसे पता चला, क्योंकि फॉर्मूला का है F बराबर R/2, यानी यहाँ तक के बीच की दूरी आधा है फोकस के लिए। यानी कि अगर R कहें तो R बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ भाग में है तो इधर आ जाएगा गुणा में, कि 2F जो वक्रता त्रिज्या और ऐसा F जो है यहाँ से अगर लेकर फोकस दूरी करें तो 2F यानी दोगुना के ये बराबर है वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता त्रिज्या एगो तो फोकस दूरी दो रहेगा, तब जाके क्या होगा, आपस में ये दोनों बराबर होंगे। यानी मान चलिए इसका वैल्यू 1 और 1, तब जाके वक्रता त्रिज्या 2 के बराबर होगा। कहें कि पहले ही से वक्रता त्रिज्या माना क्या है, 2 है। अगर एक फोकस है तो ऐसे ऐसे एक और फोकस आएगा, यानी कि एक और आएगा, तो 2 फोकस के बराबर होगा हमारा ये वक्रता त्रिज्या के। यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले बनते हैं और इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे वहाँ सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो इतना हो गया, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जहाँ F क्या है, फोकस दूरी, और R क्या है, वक्रता त्रिज्या। चलिए, अब देखते हैं। अब हमारा क्या बचा है, एक दर्पण सूत्र और आवर्धन, 2 चीजें बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, अभी दर्पण सूत्र क्या होता है, बड़ा सिंपल, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, यही हमारा क्या है दर्पण सूत्र। A बराबर फोकस दूरी, U बराबर वस्तु और V बराबर प्रतिबिंब। यानी A बराबर वस्तु की दूरी, U बराबर F बराबर फोकस दूरी, U बराबर वस्तु की दूरी और V बराबर प्रतिबिंब की दूरी। और इसी पे हमारा क्या बन जाएगा, जो भी न्यूमेरिकल आएंगे बन जाएगा। अब इतना नहीं है, करते हैं F बराबर फोकस दूरी, U बराबर वस्तु की दूरी, V बराबर प्रतिबिंब की दूरी। चलिए इसे फटाफट आप नोट कर लीजिए। आवर्धन, अब ये आवर्धन क्या है, तो ये ऊंचाई की बात करता है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के बीच संबंध को दिखाता है। इसे आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण में या किसी गोलीय दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है। इसे एम से सूचित करते हैं, इसे एम से सूचित करते हैं। अब हमारा यहाँ आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला। आप चाहे तो इसे भी नोट कर सकते हैं। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। जो हमारा उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण में इसमें कुछ स्थिति डिनोट करता है, जिसे हम
समझेंगे कि कैसे उसका प्रतिबिंब बन रहा है और किस तरह से हम बना सकते हैं अपने कॉपी में। बड़ा आसानी से आप बना लीजिएगा, कुछ भी याद नहीं करना है, फटाफट ड्राइंग करना है। जैसे आप कोई मजे मजे में ड्राइंग बना लेते हैं ना, उसी प्रकार से समझिए केवल ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए तब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तक के लिए